आज का पहला प्रश्न है कि में भारतीय संविधान को प्रायः जीवंत दस्तावेज कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? पहला है कि भारतीय संविधान में समाज की परिवर्तनशीलता या परिवर्तनशील आवश्यकताओं के अनुरूप परिवर्तन किया जा सकता है, और दूसरा कथन है संविधान राजनीतिक वर्ग और न्यायपालिका दोनों के द्वारा व्याख्या के लिए पर्याप्त नम्यता प्रदान करता है। तो इसका कौन सा कथन जो है सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों, या फिर दोनों नहीं? तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन। ठीक है, इसके दोनों कथन जो हैं वो सही हैं, क्योंकि भारतीय संविधान एक पवित्र दस्तावेज है, परंतु यह स्थैतिक नहीं यानी स्थायी नहीं है। इसमें समाज की आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन किए जा सकते हैं। आजादी के बाद समाज की आवश्यकता अनुसार अनेक संशोधन, प्रावधान और विधियां निर्मित की गई हैं। इसीलिए भारतीय संविधान में आज लगभग 125 संशोधन किए जा चुके हैं। इसीलिए पहला कथन जो है सही है। दूसरा कथन जो है वो है संविधान के प्रवर्तन के समय ही, संविधान के लागू के साथ समय ही राजनीतिक वर्ग और न्यायपालिका दोनों के द्वारा इसकी विविध व्याख्याएं की गई हैं। न्यायिक घोषणाएं, निर्णयों ने ऐसे अनेक सिद्धांतों की स्थापना की गई है जिनका मूल संविधान में उल्लेख नहीं किया गया। जैसे कि मूल ढांचे का सिद्धांत को ही ले लें, जिसका वर्णन जो है भारतीय संविधान में तो नहीं है, लेकिन मूल ढांचा वर्तमान में भारतीय संविधान का एक अभिन्न अंग है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के द्वारा निम्नलिखित में से कौन से कार्यों का निष्पादन किया जाता है? ठीक है, अनुसूचित जाति के द्वारा, जाति आयोग के द्वारा किन कार्यों का निष्पादन किया जाता है? पहला है अनुसूचित जातियों को उनके अधिकारों, रक्षा उपायों से वंचित करने से संबंधित विशिष्ट शिकायतों की जांच करना। दूसरा है सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण की मात्रा में वृद्धि या कमी करना का निर्धारण करना। अनुसूचित जातियों से संबंधित सरकारी कर्मचारियों की सूची तैयार एवं अद्यतित करना, और आरक्षित कोटे के माध्यम से प्रोन्नति के लिए उनके नामों की अनुशंसा करना। तो कौन सा, कितने कथन सही हैं? केवल एक, दो और तीन, केवल एक और तीन, या फिर एक, दो, तीन? तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, केवल एक। मतलब पहला सही है, दूसरा और तीसरा जो है वो गलत है, क्योंकि अनुसूचित जाति आयोग के कई कार्य हैं। पहला है कि अनुसूचित जातियों के लिए संवैधानिक और अन्य कानूनी रक्षा उपायों से संबंधित सभी विषयों की खोज और ऐसे उपाय करना जिससे उनकी रक्षा हो सके। अनुसूचित जातियों के उनके अधिकारों और उनकी विशिष्ट शिकायतों की जांच करना, तो पहला कथन सही है। और अनुसूचित जातियों के सामाजिक आर्थिक विकास से संबंधित उनकी नियोजन प्रक्रिया में भाग लेना, परामर्श प्रदान करना, और संघ एवं किसी राज्य के अधीन उनके विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना। रक्षा संबंधी उपायों के कार्यक्रम के बारे में प्रतिवर्ष किसी भी समय जैसा आयोग उचित समझे राष्ट्रपति को प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। अनुसूचित जातियों के संरक्षण, कल्याण, सामाजिक आर्थिक विकास के लिए किए जाने वाले रक्षा के उपायों तथा अन्य उपायों के प्रभाव कार्यान्वयन के लिए संघ एवं किसी राज्य के द्वारा उठाए गए कदमों की अनुशंसा करना। सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जातियों के आरक्षण की मात्रा में वृद्धि और कमी का निर्धारण करना सरकार का कार्य है। भारत सरकार के अधीन सेवाओं में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग के आरक्षण से संबंधित निर्देशों को गृह मंत्रालय और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के द्वारा समय समय पर जारी किए गए आदेशों में शामिल किया गया है। इसलिए दूसरा कथन जो है वो गलत है। ठीक है, अनुसूचित जातियों के कर्मचारियों के प्रोन्नति से संबंधित मामलों पर कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा विचार किया जाता है, अतः अनुसूचित जाति आयोग के द्वारा इस प्रकार की कोई सूची तैयार नहीं की जाती। इसीलिए तीसरा कथन जो है सही है। संविधान का
अनुच्छेद 341 ए अनुसूचित जातियों के रूप में संदर्भित जातियों के लिए एक प्रक्रिया निर्धारित करता है और अनुच्छेद 341(2) राष्ट्रपति आदेश में संशोधन के द्वारा किसी राज्य के लिए किसी जाति को अनुसूची में जोड़े जाने या हटाए जाने की प्रक्रिया दी गई है। ठीक है, इसलिए इसका जो है ए ऑप्शन जो है वो सही। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के तहत राज्य के नीति निर्देशक तत्व निर्धारित करते हैं। ठीक है, पहला है कुछ नीतियां जिन्हें सरकार के द्वारा अपनाया जाना चाहिए, लक्ष्य एवं उद्देश्य जिन्हें हम एक समाज के रूप में अपनाना चाहिए, मूल अधिकार से इतर लोगों को प्रदत्त कुछ अधिकार। तो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनना है। कौन सा सही है? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर 1 2 3। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन 1 2 3। तीनों कथन जो हैं वो सही है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व मुख्यतः 3 विषयों को सूचीबद्ध करते हैं। कुछ नीतियां जिन्हें सरकार द्वारा अपनाया जाना चाहिए, लक्ष्य एवं उद्देश्य जिन्हें हमें एक समाज के रूप में अपनाना चाहिए, और मूल अधिकारों से इतर भी लोगों के कुछ अधिकार हैं। सरकार के द्वारा समय समय पर नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने का प्रयास किया गया है, जैसे कि सरकार ने कई जिम्मेदारी उन्मूलन विधेयकों को पारित किया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, कई कारखाने अधिनियम पारित किए, न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण किया, कुटीर और लघु उद्योगों को प्रोत्साहित किया, साथ में ही अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उत्थान के लिए आरक्षण का प्रावधान किया। मूल अधिकारों को लागू कराने के प्रयासों में शिक्षा का अधिकार, पंचायती राज संस्थानों का गठन, रोजगार गारंटी कार्यक्रम के तहत कार्य का आंशिक अधिकार और मध्याह्न भोजन योजना भी नीति निर्देशक तत्वों के लागू कराने में ही मुख्य योगदान अदा करती है। इसलिए इसका तीनों कथन जो है सही है। अगला प्रश्न है, भारत में फेडरेशन यानी संघ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कि इसमें स्वतंत्र न्यायपालिका और द्विसदनीय व्यवस्था संबंधी विशेषता दी गई है। भारतीय संविधान में फेडरेशन शब्द का कहीं भी प्रयोग नहीं हुआ है। और तीसरा है, इसे प्रकृति में अर्धसंघीय के रूप में वर्णित किया गया है। तो इसमें कौन सा कथन जो है वो सही है? केवल 2, 1 और 3, 2 और 3 या फिर 1 2 3। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, कि इसके फेडरेशन के मामले में तीनों कथन जो है सही है, क्योंकि भारत का संविधान सरकार की संघीय प्रणाली यानी फेडरल सिस्टम को स्थापना करता है। इसकी महत्वपूर्ण विशेषताओं में द्विस्तरीय यानी सरकारें हैं, शक्तियों का विभाजन है, लिखित संविधान है, संविधान की सर्वोच्चता है, स्वतंत्र न्यायपालिका है और द्विसदनीय व्यवस्था है। लेकिन भारतीय संविधान में संघ के लिए फेडरेशन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। अनुच्छेद 1 जो है वो केवल भारत को राज्यों के संघ के रूप में परिभाषित करता है, जिसका अर्थ है, और यहाँ भी संघ के लिए अंग्रेजी के यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है, न कि फेडरेशन का। ऐसा इसलिए है कि भारतीय संघ राज्यों के द्वारा किए गए समझौते का परिणाम नहीं है और भारत में किसी भी राज्य को संघ से अलग होने का भी अधिकार नहीं है। भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था को अनेक रूपों में वर्णित किया गया है, जैसे कि स्वरूप की दृष्टि से संघीय, परंतु भावनात्मक की दृष्टि से एकात्मक। इसीलिए केसी वेयर के अनुसार जो है उन्होंने भारत के संविधान को प्रकृति में अर्धसंघीय, और मोरिस जोन्स जो हैं उन्होंने इसे सौदेबाजी का संघवाद, और ग्रेनविल ऑस्टिन ने इसे सहकारी संघवाद कहा है। तो इसका सही जो आंसर है वो ए ऑप्शन है। अगला प्रश्न है,
उच्च न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि यह किसी अधीनस्थ न्यायालय में लंबित वाद को अपने पास मंगवा सकता है यदि उसमें विधि का कोई सारभूत प्रश्न निहित है तो उसको संवैधानिक व्याख्या की आवश्यकता हो। दूसरा है, इसे स्वयं के निर्णयों या आदेशों अथवा विनिश्चयों को पुनर्विलोकन करने और उन्हें संशोधित करने की शक्ति प्राप्त है। और तीसरा, इसे अंतर्राज्यीय विवादों के मामलों में अधिनिर्णय करने की शक्ति प्राप्त है। ठीक है, यह बात जो है उच्च न्यायालय के संदर्भ में कही गई है। तो कौन सा कथन जो है सही है? 1 और 2, केवल 1, 2 और 3, या फिर 1, 2, 3। इसका जो सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, केवल 1 और 2, पहला और दूसरा सही है, तीसरा जो है वो गलत है। ऐसा इसलिए है कि उच्च न्यायालय को अधीनस्थ न्यायालय पर प्रशासनिक और अन्य शक्तियां प्राप्त होती हैं। इसमें शामिल है जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, पदस्थापना, प्रोन्नति और राज्य न्यायिक सेवा में किसी व्यक्ति की नियुक्ति के संबंध में राज्यपाल उच्च न्यायालय से परामर्श करता है। यह राज्य न्यायिक सेवा के सदस्यों की स्थापना, पदोन्नति, अवकाश स्वीकृति, स्थानांतरण और अनुशासन के मामलों को भी देखता है। उच्च न्यायालय किसी अधीनस्थ न्यायालय में लंबित वाद को अपने पास मंगवा सकता है यदि उसमें किसी विधि का सारभूत प्रश्न निहित है और उसमें संविधान की व्याख्या की आवश्यकता है। यह या तो ऐसे वाद का निपटारा स्वयं कर सकता है या विधि के प्रश्न को निर्धारित कर सकता है और निर्णय के साथ अधीनस्थ न्यायालय को वापस भेज सकता है। इसीलिए पहला कथन सही है। जिस प्रकार उच्चतम न्यायालय के द्वारा घोषित विधि को मानने के लिए भारत के सभी न्यायालय बाध्य हैं, उसी प्रकार उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अधीनस्थ न्यायालयों पर उनके द्वारा घोषित विधि की मानने की बाध्यता होती है। एक अभिलेख न्यायालय के रूप में एक उच्च न्यायालय को अपने निर्णय या आदेश या विनिश्चय का पुनर्विलोकन करने तथा उसे संशोधित करने की शक्ति प्राप्त है। यद्यपि संविधान द्वारा इसे पुनर्विलोकन की विशिष्ट शक्ति प्रदान नहीं की गई है और दूसरी तरफ उच्चतम न्यायालय को संविधान के द्वारा न्यायिक पुनर्विलोकन की विशिष्ट शक्ति प्रदान की गई, इसलिए दूसरा कथन भी सही है। संविधान में केंद्र और राज्य या अंतर्राज्यीय विवादों के संदर्भ में प्रावधान जो है वो अनुच्छेद 131 के तहत किए गए हैं। इस अनुच्छेद के अनुसार विधिक अधिकारों और भारत सरकार और या एक से अधिक राज्यों के मध्य अथवा एक और भारत सरकार और किसी राज्य या राज्यों के दूसरी ओर कोई और कई राज्य हो सकते हैं, मतलब कि 2 राज्यों के बीच, और यदि एक तरफ केंद्र सरकार है और दूसरी तरफ राज्य सरकार है और उनके बीच कोई विवाद होता है तो इसकी अधिकारिता केवल और केवल उच्चतम न्यायालय के पास है। ऐसे मामले उच्च न्यायालय में नहीं सुने जाएंगे, इसलिए तीसरा कथन जो है वो गलत है। अगला प्रश्न है, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के तहत सूचीबद्ध अधिकारों पर युक्त निर्बंध आरोपित किए जाते हैं, मतलब रोक आरोपित की जाती है। लोक व्यवस्था के आधार पर, स्वास्थ्य के आधार पर, सदाचार के आधार पर। तो इसमें कौन सा कथन जो है सही है? केवल 1, केवल 2 और 3, 1 और 3, या फिर 1, 2, 3। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, तीनों। संविधान के अनुच्छेद 25 में न केवल धार्मिक विश्वास यानी सिद्धांतों को बल्कि धार्मिक प्रथाओं को भी शामिल किया गया है। ये अधिकार सभी व्यक्तियों के उपलब्ध है, यद्यपि ये अधिकार लोक व्यवस्था, सदाचार, स्वास्थ्य और मूल अधिकारों से संबंधित अन्य प्रावधानों के अधीन है। अगर उदाहरण की बात करें, जैसे आनंद मार्गवाद में एक जुलूस के घातक हथियारों एवं मानव कपाल के साथ तांडव नृत्य करने के अधिकार को अनिवार्य धार्मिक प्रथा के रूप में स्वीकार नहीं किया गया था और लोक व्यवस्था और सदाचार के हित में जुलूस को प्रतिबंधित करना एक युक्त कानूनी या फिर सही एक सहजता के रूप में इसे रोक दिया गया था। लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के आधार पर
से संबंधित कानूनों का उल्लंघन जो है वो धार्मिक स्वतंत्रता के आधार पर नहीं किया जा सकता है। मतलब कि अगर धार्मिक स्वतंत्रता जो है सरकार इस पर रोक लगा सकती है लोक व्यवस्था के आधार पर, स्वास्थ्य के आधार पर और सदाचार के आधार पर। धार्मिक स्वतंत्रता पर सरकार रोक राज्य रोक लगा सकता है। तो इसलिए सही आंसर जो है इसका डी ऑप्शन है। तो ये थे हमारे आज के कुछ प्रश्न।